हेलो गुड मॉर्निंग निशांत। मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए करंट अफेयर्स का हमारा शानदार सेशन, जिसमें हम 30 बेहतरीन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को करते हैं। तो हमारा संग्राम शुरू होता है। देखते हैं हम पहला सवाल। भारत के किस शहर को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए यूनेस्को का रचनात्मक शहरों की सूची में जोड़ा गया? देखिए सवाल क्या हमारा है कि भारत के कौन से शहर को साहित्य के कौन से शहर को साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया साहित्य के क्षेत्र में। तो वो जो हमारा शहर है वो है कोझिकोड, जो कि केरल का है। कहाँ का है ये? केरल के राज्य का है। और दूसरा, ये जो सूचना दिया गया था ये दिया गया था 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को इसको सूची में जोड़ा गया था। इसको सूची में जोड़ा गया था कब? 31 अक्टूबर को इसको सूची में, कोझिकोड को सूची में जोड़ा गया था, जो कि केरल राज्य में ये है। चलते हैं हम अगले सवाल पर। अब हमारा जो अगला सवाल है वो देखते हैं। किस कारण से ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है और प्रतिष्ठित रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है? ग्वालियर ग्वालियर को कौन से क्षेत्र में उसको चुना गया है कि वो रचनात्मक शहर में आए, और किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। तो ये जोड़ा गया है संगीत के क्षेत्र में। ग्वालियर का काफी बड़ा योगदान है संगीत के क्षेत्र में। और ग्वालियर से बहुत सारे घराना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना घराना, संगीत में घराना होता है, वो वहां से आए हैं। इस वजह से ये जो घराना है, ये वर्ड आपने नाम सुना होगा, संगीत के क्षेत्र में जो होते हैं। तो ग्वालियर को जोड़ा गया है और यूनेस्को द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है और इसको शहर को सूची में जोड़ा गया है। मतलब संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर शहर में इतने ज्यादा योगदान दिया है, इसको यूनेस्को के द्वारा जोड़ा गया है। चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल हम देखते हैं। नवंबर 2023 में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट। देखिए एआई, हम जानते हैं एआई जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका एक समिट किया गया क्योंकि वर्तमान समय में रोबोटिक्स के कारण दुनिया का जो मैक्सिमम काम है वो एआई पर डिपेंड हो रहा है। हम किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं, आपने नाम सुना होगा चैट जीपीटी का, या हम कोई भी काम करते हैं, तो एआई हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये समिट कहाँ हुआ था? अभी दुनिया का वो पहला समिट था, एआई समिट था, सेफ्टी समिट था। वो हुआ था बर्किंघम शायर में, यूनाइटेड किंगडम का। कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लैंड। और कौन सा शहर था? वो था बर्किंघम शायर, ये शहर था। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल हम देखते हैं। भारतीय रेलवे ने देश के किस हिस्से में एक विशेष भारत गौरव ट्रेन की यात्रा के संचालन की घोषणा की? देखिए भारतीय रेलवे जो हमारे लिए जो ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माध्यम है, इसके माध्यम से हम देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं भारतीय रेलवे के माध्यम से। तो भारतीय रेलवे ने क्या किया कि उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, जिसमें हमारा आसाम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ऐसे जो राज्य आते हैं, वहां पर कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए गौरव ट्रेन यात्रा की संचालन की घोषणा की है भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे का शुरुआत कब हुआ था भारत में? तो भारतीय रेलवे का शुरुआत हुआ था 1853 में। उस समय लॉर्ड डलहौजी, यहाँ का गवर्नर जनरल हुआ करता था, लॉर्ड डलहौजी। उसके काल में वो था 1853 में। तो समझिए लगभग 150 पौने 200 साल हो गया है। और भारतीय रेलवे ने को भले ही ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था, उसको लाया गया था, उसका कारण उनका फायदा था, लेकिन ये अब हमारे लिए काफी योगदान करता है और ट्रांसपोर्ट का सबसे बेस्ट मीडियम है। हमारा अगला सवाल हम देखते हैं। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती कब होगी? देखिए अभी इलेक्शन का मौसम आ चुका है। बहुत सारे राज्य में पूरा गर्मी है। वजह क्या है कि मौसम सर्दी का है, लेकिन इलेक्शन की वजह से यहाँ हर जो राज्य है वहां गर्मी है। कौन कौन से राज्य में चुनाव हो रहे हैं अभी?
जो महत्वपूर्ण राज्य है वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान, जो सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और फिर मिजोरम, यहां इलेक्शन होने वाले हैं। और इसका जो रिजल्ट होगा, सबका इलेक्शन का रिजल्ट कब आएगा? वो आएगा 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को जो वोट है उसको काउंट किया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा? वोट को काउंट होगा, वोट का गिनती होगा 3 दिसंबर को। अब चलते हैं अगले सवाल पर। महिला आरक्षण विधेयक के अंतर्गत कौन सी विधायी निकाय आते हैं? देखिए, अभी संसद ने, पार्लियामेंट ने क्या किया? महिला विधेयक पेश किया और महिला विधेयक कानून बना के लेते आए। और महिला विधेयक के में क्या बदलाव आएगा? महिला विधेयक आने से क्या क्या बदलाव आएगा? तो महिला विधेयक आने से क्या होगा कि लोकसभा, जो हमारा लोअर हाउस है, राज्य विधानसभा, राज्य के जितने विधानसभा है सभी राज्यों के, और साथ ही साथ दिल्ली विधानसभा, ये 3 जगह पर 1/3 सीट, 1/3 सीट जो होगी वो महिलाओं के लिए होगी। किसके लिए होगी? महिलाओं के लिए होगी 1/3 सीट। कहां कहां? लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में, 3 जगह। राज्यसभा और विधान परिषद का बात इसमें नहीं किया गया वर्तमान में। हो सके आने वाले समय में इसको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। हमारा अगला सवाल, महिला विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है? जो महिला विधेयक आया उसका आधिकारिक, उसका ऑफिशियल नेम क्या है? उसका ऑफिशियल नाम क्या है? ऑफिशियल नेम, ऑफिशियल नेम क्या है महिला विधेयक का? तो उसका है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या नाम है इसका? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इस विधेयक का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। नई दिल्ली में पुराने संसद भवन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया? देखिए, जो पुराना संसद भवन था, हमारा पार्लियामेंट था, उसका नाम बदल दिया गया, क्योंकि नया जो हमारा लोकसभा है वो तो संसद भवन हो गया। तो पुराने का नाम कर दिया गया संविधान सदन। क्या कर दिया गया? संविधान सदन। और ये जो है ये बन गया है उसका संग्रहालय। इसको संग्रहालय बना दिया गया है, म्यूजियम। क्या बोलते हैं इसको? म्यूजियम बना दिया गया है पुराने वाले संसद को, पार्लियामेंट को, जो आपने फोटो में देखा होगा। बहुत सारे उसके जो पिलर थे जो दिखते हैं हमको इस तरीके से, उनको, उसको क्या कर दिया गया? उसको बना दिया गया म्यूजियम। अगला सवाल हमारा, लोकसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया? इसका कारण है कि राज्य विधानसभा और संसद में, संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं का जो है 1/3 आरक्षण देना, 1/3 सीट देना, वो सीट होगा महिलाओं के लिए। चाहे एससी एसटी का जो रिजर्व कोटा है उसमें भी 1/3 महिलाएं आएंगी। और पंचायत में तो बहुत सारे राज्यों में 50% तक का आरक्षण पहले से दिया गया है पंचायत में। और बहुत सारे राज्य जैसे बिहार जैसा राज्य, वो सरकारी नौकरी में भी महिलाओं को आरक्षण देता है। नए भवन में संसद के विशेष सत्र का नियमित कामकाज कब शुरू हुआ? मतलब जो नया संसद बना है, नया पार्लियामेंट बना है, उसका कामकाज कब शुरू किया गया? तो उसका कामकाज जो है वो शुरू किया गया था 19 सितंबर 2023 को। और क्या बुलाया गया था? बुलाया गया था विशेष सत्र, विशेष सत्र बुलाया गया, जिसको बोलते हैं स्पेशल सेशन। क्या बोलते हैं इसको? स्पेशल सेशन बोलते हैं इसको। और स्पेशल सेशन में ही महिला आरक्षण विधेयक लाया गया, महिला आरक्षण विधेयक को लाया गया इसी के अंदर। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल हम देखते हैं, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? उसके आर्किटेक्चर कौन है नए पार्लियामेंट के? तो नए पार्लियामेंट के जो आर्किटेक्चर है वो है विमल पटेल। कौन है? विमल पटेल, जो नए हमारा बना है संसद, जिसको बोलते हैं हम लोग, नाम ने क्या रखा है? नाम इसका सेंट्रल विस्टा। इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया सेंट्रल विस्टा। और इसके जो वास्तुकार है फिर से देख लीजिए, जो इसके वास्तुकार है उनका नाम क्या है? विमल
पटेल वास्तुकार कौन है? और जो पुराना संसद था, हमारा पुराना पार्लियामेंट था, उसके वास्तुकार कौन थे? उसके वास्तुकार थे हर्बर्ट बेकर के वास्तुकार थे। और नए वाले के विमल पटेल। नया वाला का एग्जाम में पूछने का संभावना बढ़ता है, क्योंकि ये अभी अभी बना है और इस साल या अगले साल होने वाले बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है। हमारा अगला सवाल, वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री कौन है? कि वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? संसदीय कार्य मंत्री क्या होता है? संसदीय कार्य मंत्री होता है पार्लियामेंट मेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। संसदीय कार्य मंत्री ये कौन है? ये है प्रहलाद जोशी। कौन है ये? प्रहलाद जोशी है संसदीय कार्य मंत्री। अब साथ में कौन है? नरेंद्र मोदी, ये हम जानते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर है। क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर है। फिर अमित शाह। अमित शाह कौन है? तो अमित शाह क्या है? ये होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है ये क्या है? होम मिनिस्टर। और साथ ही साथ राजनाथ सिंह क्या है? वो है डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर। अब डिफेंस मिनिस्टर मतलब क्या होता है? तो डिफेंस मिनिस्टर मतलब होता है रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री। होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री। और प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री। ये तो सब जानते हैं। तो इतने लोग यहां पर अभी शामिल हैं, ये आपको दिख रहा है यहां पर। तो संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद हमारे जोशी साहब हैं, संसदीय कार्य मंत्री। जो पार्लियामेंट में होने वाले सभी मामलों को देखते हैं, ये हमारे संसदीय का मतलब पार्लियामेंट, संसद जो है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो कैसे चल रहा है, वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ वो जो काम कर रहा है उसमें किसी तरह का बाधा उत्पन्न नहीं हो रही। अगर कोई बाधा उत्पन्न होता है तो वो जितने सारे पार्टी हैं सबसे मिलकर उस बाधा को सुलझाते हैं और संसद को सुचारू रूप से चलने के लिए मदद करते हैं। हमारा अगला सवाल है, कौन सा विधेयक भारतीय दंड संहिता को बदलने का प्रस्ताव करता है? कौन सा विधेयक जो है भारतीय दंड संहिता आईपीसी को बदलने का प्रस्ताव करता है? देखिए, कौन सा जो विधेयक है वो भारतीय दंड संहिता, जिसको बोलते हैं इंडियन इंडियन पीनल कोड 1860 का ये नियम है। ये नियम कब है? 1860 का। इमेजिन कीजिए ये नियम कब का होगा, कितना पुराना होगा। 1860 मतलब लगभग पौने 200 साल, मतलब 150 साल से ज्यादा उस समय का नियम हमारे देश पर चला आ रहा है। और बहुत बार बदलाव भी आया, ऐसा नहीं कि सारा का सारा नियम वही है। इस बार क्या कर दिया गया, इसको नाम को बदल दिया गया। और नाम को बदल के क्या कर दिया गया, इसका नाम रखा गया भारतीय न्याय संहिता। क्या कर दिया गया? भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 ये कर दिया गया, भारतीय दंड संहिता का नाम बदल कर। क्लियर है यहां पर? अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, अगले सवाल पर। और भी कुछ यहां बदलाव आया है, जैसे भारतीय साक्ष्य संहिता, तो पहले जो एविडेंस लॉ था उसका नाम बदल दिया गया। भारतीय न्याय प्रकृति संहिता जो पहले सीआरपीसी था उसका नाम बदल दिया गया। मतलब बहुत सारा बदलाव यहां पर किया गया है। भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? देखिए, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनका जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है वो दो प्रकार का होता है। अगर कोई आईएएस ऑफिसर है तो उनका दो बड़ा पोस्ट होता है। अगर वो केंद्र स्तर पर है तो बनते हैं कैबिनेट सचिव। क्या बनते हैं वो? बनते हैं कैबिनेट सचिव। और राज्य स्तर पर है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो क्या बनेंगे वो?
मुख्य सचिव, दो चीज बनेंगे यहां, कैबिनेट सेक्रेटरी मतलब हुआ कैबिनेट सेक्रेटरी, और राज्य स्तर पर है, राज्य के गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो क्या बनेंगे ये, चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। तो ये जो पोस्ट होता है वो सबसे बड़ा देश में पोस्ट होता है नौकरी के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से सबसे बड़ा पोस्ट होता है। इसके बाद बहुत सारा पोस्ट है, हर डिपार्टमेंट का सचिव होता है, जैसे रक्षा सचिव, वित्त सचिव, गृह सचिव, विदेश सचिव, ऐसा बहुत सारा सचिव होता है हर डिपार्टमेंट का। लेकिन सबसे ओवरऑल जो होता है वो होता है कैबिनेट सचिव, जो बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, और राज्य में सबसे हेड होते हैं चीफ सेक्रेटरी। तो जो अभी वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, वर्तमान में जो कैबिनेट सचिव है वो है राजीव गाबा। ये काफी पावरफुल पोस्ट है, कैबिनेट सचिव का जो पोस्ट होता है वो काफी पावरफुल पोस्ट होता है। वर्तमान में भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है, क्या है, वर्तमान में भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है। अब यहां पर सवाल आता है कि अटॉर्नी जनरल, तो ये जो अटॉर्नी जनरल है वो हमने पढ़ा भी होगा संविधान में, तो ये कौन से अनुच्छेद में है, ये आता है अनुच्छेद 76 में। हमारा अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल कौन होता है, तो ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर, मतलब प्रथम विधि अधिकारी, ये होता है हमारा अटॉर्नी जनरल। और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, तो अटॉर्नी जनरल वर्तमान में है आर वेंकट रमनी। कौन है वर्तमान में, आर वेंकट रमनी। इससे पहले कौन थे, के वेणुगोपाल थे। अटॉर्नी जनरल करता क्या है एग्जैक्टली, तो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो होता है सरकार का, सरकार मतलब समझिए केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का ये वकील होता है, क्या होता है, केंद्र सरकार का वकील होता है। और संविधान में इसके बारे में अनुच्छेद 76 में दिया गया है। साथ ही साथ ये किसी भी हाउस के, चाहे अपर हाउस हो चाहे लोअर हाउस हो, मतलब लोकसभा और राज्यसभा किसी के भी बैठक में बैठ सकता है, हिस्सा ले सकता है, लेकिन वहां पर ये वोट नहीं करेगा। ये वोट इसके शक्ति के बाहर का चीज है वोट करना, मतलब इसको बैठने की शक्ति दी गई है। ये देश के किसी भी कोर्ट में बैठ सकता है, ये इसके पास पावर है। और केंद्र सरकार का ये वकील होता है। जिसकी नियुक्ति होती है, नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करते हैं, इसकी नियुक्ति जो करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं, वो करते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 में आता है। और इसी के तरह का एक और ऑफिसर होता है जो होता है राज्य में, जिसको हम बोलते हैं महाअधिवक्ता, महाधिवक्ता। इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल बोलते हैं इसको, जो कि राज्य में होता है एडवोकेट जनरल। और केंद्र सरकार के पास होते हैं अटॉर्नी जनरल। तो अभी वर्तमान में कौन है, आर वेंकट रमनी। ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की दूसरी G20 इंपावर्ड बैठक का विषय क्या था। देखिए G20 हमारे देश में अभी तुरंत बीता है। G20 का बहुत सारा मीटिंग हुआ था, बहुत अलग अलग विषय पर मीटिंग हुआ था, भारत उसका होस्ट किया था। अगली बार जो G20 है वो ब्राजील में होगा। पिछले बार जो G20 है वो इंडोनेशिया में हुआ था। तो G20 का जो इस बार का महिला के लिए जो था, महिला और विकास मंत्रालय के लिए जो था, वो इस बार का विषय क्या था उनकी बैठक का, G20 का दूसरा बैठक का। तो इस बार का विषय जो था वो था महिला अधिकारिता, समानता और अर्थव्यवस्था के लिए जीत जीत। क्या नाम है, इसको फिर से पढ़ लीजिए, इसको विषय को पढ़ लीजिए, एग्जाम में आपकी आ सकता है। महिला अधिकारिता, समानता और अर्थव्यवस्था के लिए जीत जीत, ये इस बार का विषय था। मतलब महिला अधिकारिता, महिला अधिकार के लिए, जहां समानता की बात करेंगे और जहां अर्थव्यवस्था। अगर समान रूप से दे भी दे, अगर महिला के पास पैसा नहीं हो तो फिर वो सक्षम कैसे हो, अगर वित्तीय रूप से सक्षम महिलाएं नहीं है तो फिर उस सक्षमता का या समानता का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पैसा ही सबसे बड़ा है, कि पैसा की वजह से ही लोग ज्यादा सक्षम, ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो इस बार का विषय ये था हमारा, ऑप्शन ए।
भारतीय रेलवे ने देश के किस हिस्से के लिए एक विशेष भारत गौरव ट्रेन यात्रा के संचालन की घोषणा की है? भारतीय रेलवे ने कौन से विषय मतलब किस क्षेत्र के लिए भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया है उत्तर पूर्वी भारत, हमारा जो बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसमें हमारा 7 राज्य आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स। 7 राज्य आते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग 7 सिस्टर्स। भारत के चुनाव आयोग द्वारा दी जाने वाली घरेलू मतदान सुविधा का उपयोग करने के लिए व्यक्तियों के लिए पात्रता के मानदंड क्या है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव करवाती है किनका किनका, देखिए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये किसका किसका चुनाव करवाती है? तो सबसे पहले चुनाव करवाती है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, विधायक का, सांसद का और विधान परिषद का, विधान पार्षद का। कितने लोग का ये चुनाव करवाती है? हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसने क्या किया है, और ये संविधान के, हमारा जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में आता है ये हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, घरेलू मतदान सुविधा कि आपको कहीं निकल के वोट नहीं करना पड़े, इसके लिए सुविधा प्रदान किया है। वो किया है 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो कि 80 साल से ज्यादा उम्र के बूढ़े होंगे उनके लिए, और साथ ही साथ जो 40% विकलांग वाले लोग हैं, जिनका जो विकलांगता है वो 40% से ज्यादा है, उनके लिए ये सुविधा प्रदान किया है हमारा इलेक्शन कमीशन ने। याद रखिएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए दो चीज है, 80 वर्ष उम्र वाले के लिए भी, ऊपर वाले के लिए, और साथ ही साथ जो 40% विकलांग है उनके लिए भी। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य सेवा, देखिए भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज कारगिल 2023 आयोजित कर रही है? तो वो है कजाकिस्तान। कौन सा देश है? ये है कजाकिस्तान। चीन के हांगजू में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? देखिए चीन में अभी एशिया गेम्स हुआ था, फिर उसके बाद एशियाई पैरा गेम्स हुआ। पैरा गेम्स क्या होता है? जो विकलांग श्रेणी के लोग होते हैं उनके लिए वो गेम्स होता है। जैसे ओलंपिक में एक बार ओलंपिक होता है, उसके 6 महीने के भीतर पैरा ओलंपिक्स होता है, उसी तरह का यहां पर हुआ था। और इसमें जो है भारतीय, कुल भारतीय ने 111 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? कुल 111 पदक भारतीयों ने जीते हैं यहां पर। 24 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? देखिए 24 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी मास्टर्स में बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? वो जीता था उन्नति हुडा ने। किसने जीता था? उन्नति हुडा ने ये खिताब जीता था। एशियाई खेल 2023 हांगझू चीन में कब आयोजित हुए थे? देखिए एशियाई खेल जो कि चीन में हुआ था, और पैरा एशियाई भी हुआ था चीन में। तो जो खेल आयोजित हुआ था वो हुआ था 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक, 2023 तक। कब से? 23 सितंबर, 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक हुआ था 2023 में ये गेम हुआ था। एशियाई खेलों में महिलाओं के भाला फेंक फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता था? देखिए एशियाई खेल जो हांगजू चीन में हुआ था, उसमें महिलाओं के भाला फेंक में फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वो जीता था अनु रानी ने। अनु रानी ने भाला फेंक में, जिसको बोलते हैं जैवलिन, भाला फेंक को क्या बोलते हैं? जैवलिन। जिसमें नीरज चोपड़ा, आपको नाम बहुत फेमस नाम जानते हैं नीरज चोपड़ा का नाम, वो उन्होंने जीता है। निशानेबाज पलक गुलिया ने एशियाई खेलों में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? देखिए निशानेबाज कौन है? पलक गुलिया। कौन से एशियाई खेलों में स्वर्ण स्पर्धा में
स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल जीता था। वो गेम था महिलाओं के 10 मीटर का एयर पिस्टल। क्या है? महिलाओं के 10 मीटर का एयर पिस्टल में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, पलक गुलिया ने। पीएम स्वनिधि योजना के तहत दी जाने वाली कार्यशील पूंजी ऋण की अधिकतम राशि क्या है? देखिए, पीएम स्वनिधि योजना है क्या? जो रोड पर रेडी पटरी वाले होते हैं उनके लिए सरकार का योजना है क्या कि उनको कुछ लोन प्रोवाइड करा दिया जाए और उससे अच्छा उनको रोजगार स्वरोजगार हो सके। इसलिए जो लोन है वो कम से कम 10,000 रुपए और अधिकतम जो है वो 50,000 रुपए उनको मिलता है। तो क्या है अधिकतम राशि क्या है? तो अधिकतम राशि क्या है? 50,000 रुपए। और ये स्वनिधि योजना किसके लिए है? तो ये कौन है? जो स्ट्रीट वेंडर है, स्ट्रीट वेंडर वेंडर स्ट्रीट वेंडर के लिए ये योजना है। किसानों को स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार की एक पहल पीएम कुसुम का पूर्ण रूप क्या है? पीएम कुसुम, क्या नाम इसका है? पीएम कुसुम योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका नाम है पूरा प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। क्या नाम है उसका? प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये इसका पूर्ण नाम है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसका नाम है पीएम कुसुम का। पीएम, ठीक है, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, पीएम कुसुम योजना। हमारा अगला सवाल, संदर्भ ईंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? संदर्भ ईंधन, तो संदर्भ ईंधन जो है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इंजन विकसित करना और उनके प्रदर्शन का आकलन करना। क्या है? इंजन विकसित करना और उनके प्रदर्शन का आकलन करना इसका मुख्य काम है। किस संगठन ने आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए संदर्भ इंजन विकसित किया है? संदर्भ इंजन, क्योंकि ये पेट्रोल या डीजल कम खाएगा, इस वजह से कौन से संगठन ने किया है? इसका किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। किसने किया है? आईओसी ने। आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो कि एक महारत्न कंपनी है, एक महारत्न कंपनी है ये सरकार की। हमारा अगला सवाल हम देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 29, हमारा अगला सवाल, ग्लोबल इंडिया एआई 2023 का सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, ग्लोबल एआई, एआई हम जानते हैं क्या बोलते हैं एआई को? एआई को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एआई चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करना। क्या है? एआई जो चर्चा होगा उसके लिए एक मंच प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। हमारा आखिरी सवाल, नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की पहले इथेनॉल ईंधन कार वाली कार की मुख्य विशेषताएं क्या? देखिए, नितिन गडकरी के द्वारा लाया गया, लॉन्च की गई दुनिया की पहली इथेनॉल ईंधन वाली कार। इथेनॉल से अगर होगा तो पेट्रोल को आयात कम करना पड़ेगा, डीजल का आयात कम होगा। तो ये क्या है? पूरी तरह से इथेनॉल आधारित ईंधन पर काम करती है, पूरी तरह से इथेनॉल ईंधन आधारित पर काम करती है, जिससे कि हमको तेल और पेट्रोल और डीजल को बाहर से कम मंगाना पड़ेगा। इथेनॉल से हमारा काम हो जाएगा। और इथेनॉल क्या है? खेती से भी हमको मिल सकता है, हमको मिल सकता है मकई से, गन्ना से, और भी बहुत तरीके से इथेनॉल मिल सकता है। तो आपने देखा कि कैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हमने आसानी से समझा दिया और हमने आसानी से इसको समझ भी लिया। तो ये आपके एग्जाम में के लिए करंट अफेयर्स हर एक एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई करते रहिए।